नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, जो काफी लोगों ने कहते हैं कि फंस गए पिछले 2-3 साल में। और वो है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर आपको पता है बहुत ही बड़ा सेक्टर है और इंडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 15 साल में। ऑफ कोर्स पिछले 3 साल छोड़ देते हैं, उससे पहले बहुत एक तरह का मल्टी बैगर सेक्टर रहा है ओवर द टाइम। और उसके काफी सारे वजह हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जानेंगे कौन से स्टॉक्स भी जो इसमें निवेश कर सकते हैं। कोई कोई स्टॉक मैं आपको बताऊंगा अलग अलग सेगमेंट में, जो आप नजर में रख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड आई यू नो दैट नो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और हमारे पैकेज देखने हैं तो आप, मैंने लिंक दिया है वो आ जाके देख सकते। तो चलिए बात करते हैं केमिकल सेक्टर के डिटेल में। अब केमिकल सेक्टर आपको, इंडिया केमिकल सेक्टर हमें तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हम लोग चाइना के सामने बहुत छोटे हैं। हमारा 220 बिलियन का सेक्टर है ये अराउंड, और चाइना की अगर बात करें तो $2.5 ट्रिलियन। ओके, तो बहुत ही छोटे हम लोग के ना। हमारे से चाइना 10 गुना से ज्यादा बड़ा है। तो ऑफ कोर्स, लेकिन 220 बिलियन में भी बहुत सारे बेसिक केमिकल्स है। देन ये फार्मा में एपीआर वो सब होते हैं, फिर स्पेशलिटी केमिकल, कंज्यूमर सेंट्रिक होते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट है। एग्रो केमिकल होते हैं, तो इन सब में डिवाइडेड है $220 बिलियन का। ये जो है इसमें से खास करके बेसिक में 35, और केमिकल स्पेशलिटी केमिकल में भी 35 वहां मेजर है। फिर आप फार्मा एपीआई आता है। तो इस तरह से अपना सेगमेंटल है। और अगर हम लोग बात करें तो वी आर 6th रैंक्ड ग्लोबली। मैं एक थोड़ा हिस्ट्री आपको बता देता हूँ और क्या पोजीशन है केमिकल, तो आपको पता चल गई। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर सेक्टर ग्रो होगा तभी स्टॉक उस सेक्टर में जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, करेक्ट। तो ओवरऑल हम लोग 6th ग्लोबली हम लोग रैंक्ड है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 300 बिलियन डॉलर का कह सकते हैं ना, कि अभी अगर 220 बिलियन 1-2 साल पे है तो अभी 250 बिलियन शायद हो सकता है। लेकिन 300 हम लोग 1-2 साल में क्रॉस हो जाए। अगेन 70% जो है वो डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाता है। मेजर सेक्टर जैसे मैंने बोला कि सेगमेंट होता है वो एग्रो फार्मा, और वहाँ सब कंज्यूम होता है। इवन हम लोग एफएमसीजी ऑटो में भी काफी हद तक सप्लाई करते हैं। कुछ कुछ स्पेशलिटी केमिकल या एग्रोकेमिकल जैसे वहाँ उन लोगों का बड़ा एक्सपोर्ट भी है। 70-90% जैसे यूपीएल एंड वो सब होते हैं ना, तो उनमें काफी बड़ा एक्सपोर्ट भी है। तो यस, तो अगर यूएस से यूरोप में प्रॉब्लम आती तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ग्लोबली जो बीच में प्रॉब्लम आई थी कोविड के बाद, उसके वजह से बड़ा इम्पैक्ट यहाँ आया था केमिकल सेक्टर में। इवन द जियो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से भी एक बड़ा इम्पैक्ट आया था। अगर हम लोग एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखें ना, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर हम लोग 10 साल का एवरेज देखें तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है। और स्पेशलिटी केमिकल तो है ना, अगर आप 15 से 20 के जो एक गोल्डन पीरियड था स्पेशलिटी केमिकल में, जहाँ सबसे ज्यादा मल्टी बैगर बने थे, वो ऑलमोस्ट 21 से 22% के सीएजीआर से चले थे। ओके। और ओवरऑल अभी हम लोग ने 100% एफडीआई कर दिया। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम वो सब आती है, लेकिन अभी भी काफी हद तक नो केमिकल सेक्टर को बहुत ही जरूरत है। क्यों? क्योंकि भाई चाइना सामने हाथी बैठा हुआ है और वो बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर वो डंपिंग करने लगा अक्रॉस द वर्ल्ड तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वही हो रहा है अभी। चाइना जागा है, और वो केमिकल सेक्टर इनिशियली उन्होंने है ना 2010 से 2018-20 तक तो आप पकड़ के चलो, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इशू उन लोगों ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे केमिकल सेक्टर पे। और उसके वजह से चाइना +1 पॉलिसी की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स चल गए थे। ठीक है, लेकिन वापिस चाइना ऊपर आया है, वही हमारे लिए सबसे दिक्कत है। तो चाइना के जो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स है और वो सब जो 2015 के आसपास बेनिफिट, अभी यहाँ से इतना बेनिफिट नहीं रहा जितना सोच रहे थे। तो अभी ये तो 2020 तक की बात है। हम लोग अगर बात करें तो ये तो अभी क्या है, पीछे 4 साल में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ गया। पहला तो एक तो कोविड-19 आया, तो उसके वजह से कोविड के वजह से ना पूरा डिस्ट्रप्शन आ गया। डिमांड गिर गई और प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट काफी गिर गया था 20-25% से। अगर ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन 2022-23 में भी थी ऑलमोस्ट। नो एक्सपोर्ट 4 से 5% डिक्लाइन हो गया था। पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं कि 15% से डाउन था। दूसरा, चाइना आ गया वापिस। पिछले 4 साल में चाइना जबरदस्त वापिस आया। तो जैसे मैंने बोला, 2000 आप पकड़ के 2013 से 2020 में अपना गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि चाइना बैकफुट पे था। अब चाइना फ्रंट फुट पे आया है।
तो हमें वापस प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा, जैसे मैंने बोला $2.5 ट्रिलियन, हम लोग 220 बिलियन, इवन यूरोप देखो तो अराउंड 700 बिलियन। तो हम लोग बहुत छोटे कंपेयर टू देम, एंड दैट इज वाई वी आर फेसिंग लॉट ऑफ इशू। अगेन, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत बड़े थे 21-22 में, पेट्रोकेमिकल्स के 100 के ऊपर चले, उसके वजह से भी मार्जिन में प्रॉब्लम आ गया। ईसीजी कंप्लायंस और एनवायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं उसको भी बहुत फॉलो करना पड़ता है केमिकल सेक्टर। तो ऑफ कोर्स कभी भी दुकान बंद हो सके, कभी भी गवर्नमेंट आके बोलेगी कि भाई ये सब नहीं चलेगा, काफी पॉल्यूशन हो रहा है, तो खत्म बात। ओके, तो और ग्लोबल कंपटीशन भी वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मिडल ईस्ट से कहीं ना कहीं से आ जाती थी। ठीक है, तो इन सब वजह से ना प्रॉब्लम आई थी। प्लस क्या था, दूसरा एक प्रॉब्लम था कि रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी। तो रॉ मटेरियल बेसिकली एग्रोकेमिकल में और पेट्रोकेमिकल में बहुत सुर डिपेंडेंट होता है, और हाई इंपोर्ट होता है। खासकर इथिलीन और प्रोपिलीन की बात करें तो वहां से अगर रेट बढ़ता है तो डायरेक्टली इसमें डिमांड में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो पीएलआई स्कीम और पीसीपीआईआर इनिशिएटिव्स और वो सब किए, लेकिन उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ है केमिकल जगह। क्योंकि क्या हो रहा है कि चाइना लिटरली डंपिंग कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जब चाइना डंपिंग करने लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में ही आ जाते हैं। इवन तो हम लोग आर एंड डी और सब कुछ करें, लेकिन चाइना के खिलाफ बहुत ही कम है। और क्योंकि कंप्लायंस इशू और रॉ मटेरियल प्राइसिंग इतना होता है कि इनका मार्जिन में ही प्रॉब्लम, और कंप्लायंस में भी बहुत कुछ चला जाता है। अभी हम लोग यहाँ से बात करें कि भाई नेक्स्ट 2 से 20 10 साल में क्या बढ़ेगी डिमांड, तो ऑफकोर्स बढ़ेगी। 80 to 90 बिलियन पेट्रोकेमिकल कैपेक्स यहाँ 5 से 10 साल में ऑलरेडी है। ओके, यहाँ से अगर हम लोग स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो मिनिमम 10 से 12% से बढ़ेंगे। बाकी सब बेसिक ले लो, कंज्यूमर ले लो या एग्रो, वो शायद 6 से 10% के आसपास। स्पेशलिटी केमिकल थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो ऑफ कोर्स वहां भी फायदा होता है। और इनोवेशन में स्लोली एंड ग्रेजुअली नो ला रहे हैं इंडिया। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत पीछे, लेकिन हाँ आगे जाके अगर टेक्नोलॉजी अच्छी आती है देन वी कैन गिव अ डायरेक्ट फाइट टू चाइना। ओके, दैट्स अ बिग एलिफेंट इन द रूम। अगर पॉलिसी और वो सब पीएलआई स्कीम और वो सब और इनिशिएटिव मिलने चाहिए, आर एंड डी बेनिफिट्स एंड ऑल दैट, तब जाके कोई फर्क पड़ेगा। और अगर दूसरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वही है कि यूएस अगर रिकवर होता है ना, तो अपना जो काफी एक्सपोर्ट एग्रोकेमिकल और फार्मा इंटरमीडिएट्स में है ना, तो वहाँ 10 से 15% का ग्रोथ डायरेक्ट पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाट यूएस रिकवरी और यूरोप रिकवरी में भी स्पेशलिटी केमिकल और एग्री केमिकल्स में काफी एक्सपोर्ट होता है। तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ यूएस एंड यूरोप का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। तो ओवरऑल तो हम लोग बात करिए कि ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, डिमांड तो बहुत है। मेन थिंग इज क्या उस तरह का सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, क्या रेगुलेटरी इश्यूज जो होते हैं वो सॉर्टेड आउट होते हैं। इवन द रॉ मटेरियल, अभी एक अच्छा है कि ऑयल नीचे है तो अपने लिए डायरेक्ट बेनिफिट है, लेकिन हाँ यू हैव टू डू ऑल दैट ना, आर एंड डी एंड ऑल दैट। क्योंकि ओवर द टाइम नो, अगर आप बात करो कि आर एंड डी की भी बात करें, तो हम लोग जो स्पेंड करते हैं वो 2 से 3% ऑफ रेवेन्यू हम लोग स्पेंड करते हैं आर एंड डी, जबकि चाइना 5 to 6 और यूरोप 5 से 10%। ओके, तो हम लोग तो सिर्फ 4% है ग्लोबल मार्केट शेयर में। चाइना इज ऑलमोस्ट 44% और यूरोप इज ऑलमोस्ट 14, एंड दे आर स्पेंडिंग मच मोर ऑन आर एंड डी। वहां हम लोग पीछे हो जाते हैं। ओके, चाइना का ग्रोथ जैसे बोला अभी वो पिकअप कर रहा है स्लो डाउन के बाद। हम लोग 9 से 12% ग्रोथ रहता है, और यूरोप का इतना ग्रोथ नहीं होता है, वो 1 से 2% होता है। सो आगे जाके भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो यस वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ एडॉप्शन। ओके, एंड बहुत ही हमें आगे स्किलफुली आगे बढ़ना पड़ेगा। और डिमांड में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि सप्लाई यहाँ से ज्यादा है। ओके, सो स्पेशलिटी केम खास करके अपना जो कोर एरिया है वो स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स में हम लोग ज्यादा बेटर है कंपेयर टू ऑल अदर सेक्टर। जबकि आप लोग बेसिक प्रोडक्ट्स और वो सब की बात करें तो केमिकल बहुत आगे है। कोल टू केमिकल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल, वहाँ चाइना बहुत आगे है। एंड अगर हम लोग बात करें बायो बेस्ड और एडवांस पॉलीमर्स में यूरोप आगे है। तो इस तरह से आप अगर देखो ना तो स्कोप है, स्कोप है। लेकिन हम क्योंकि हमें फाइट, एक बड़ी फाइट देनी है चाइना द जायंट को, वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑन द टोज। एंड प्लस गवर्नमेंट को पीएलआई स्कीम
लानी पड़ेगी, प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लानी पड़ेगी, तब जाके हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर पड़ेगी, सर्वाइव कर पाएंगे चाइना के सामने। मुझे पता है कि मैं तो अहमदाबाद में हूँ, यहाँ बहुत सारे केमिकल के बिजनेसमैन है, मेरी बातें चलते, बहुत ही ठंडी डिमांड है। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अभी जैसे मैंने बोला कि जो 5 सेगमेंट है, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, फार्मा एपीआई, पेट्रोकेमिकल, कंज्यूमर, हम लोग एक काम, कंज्यूमर केमिकल, तो इसमें एक काम करते हैं कि थोड़ा हम लोग कुछ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, दे मे डू वेल, लेकिन ऑफकोर्स सब गिरे हुए, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर पहले स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो एक है दीपक नाइट्रेट, जो आप सोच सकते हो, वो आपको पता है कि फ्लोरोकेमिकल, फार्मा, एग्रो और इलेक्ट्रॉनिक्स में है काफी हद तक। और नो आगे जाके वो अपना इबिटा ऑलमोस्ट 4 गुना करने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, दैट इज व्हाट द प्रोजेक्शन इज कमिंग। सो ऑन वन दैट, प्लस उनका 165,000 एमटीपीए का ऑलमोस्ट लॉन्च कर रहे हैं। सो ओवरऑल कैपेसिटी भी बड़ा है, प्लस इबिटा का टारगेट भी बहुत बड़ा है। और चाइना प्लस वन पॉलिसी में ना वो ग्लोबल केमिकल डिमांड को नो आगे ले जा सकते हैं काफी हद तक, उनके सप्लाई, क्योंकि सब वो कैपेसिटी में इन्वेस्ट करे तो वो सप्लाई भी कर पाएंगे। ओके, प्लस डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ऐड करे, जैसे बिस्फिनॉल एंड इंजीनियर पॉलीमर्स भी वो लोग हाई मार्जिन लाने के लिए ना बेसिकली वो ला रहे हैं, और वहां से मार्जिन बूस्टर हो सकता है। अभी जो करंट स्ट्रेटेजिक चेंजेस जो मेन करे कि वो 5,000 करोड़ का लार्जेस्ट एवर कैपेक्स ऑफ पॉलीकार्बोनेट्स एंड फ्लोरोकेमिकल्स वो ला रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला, कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, और आगे जाके वो खुद का नाइट्रिक एसिड प्लांट बेसिकली प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से लाने से वजह से अपना ही क्यों ना बनाए, और उसके वजह से वो रिड्यूस कॉस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये लार्ज कैप पे अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास है। और ओवर द टाइम नो दिस में नो ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ, ओके, ऑफ कोर्स मॉडरेट है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड होता है किस तरह से केमिकल सेक्टर आगे जाता है। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल may do well comparatively, again do your own research before investing, this is just a suggestion अभी के हाल में, अभी जो सिचुएशन उस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर हम लोग एग्रोकेमिकल की बात करें तो ऑफ कोर्स एक नाम जो बहुत बड़ा नाम आता है वो है यूपीएल। ओके, और यहाँ से भी वो 10% से ग्रो कर सकते हैं। और बात चल रही है कि मार्केट ओवरऑल 170 बिलियन तक 2028 में आ गया, तो इसमें एग्रो यूपीएल का बहुत नाम होगा, काम होगा। और ऑफ कोर्स वो लीडरशिप है, खास करके अगर हम लोग देखें ना, तो ब्राजील और इंडिया में 90% वो कवरेज कर रहे हैं। लेटिन अमेरिका काफी बड़ा मार्केट है, इनका 90% ज्यादा एक्सपोर्ट ही है, तो ये चीज रखना है। उनका जो अवंता सीड्स है, वो जो बायो सॉल्यूशंस में बहुत आगे, सीड्स एंड बायो सॉल्यूशन में, सो वहां भी वो बहुत काम करे। ऑफ कोर्स अभी तो हालत बहुत टाइट है, लेकिन वही है कि बहुत ही नीचे के लेवल पे ये सब स्टॉक्स चले गए थे। सो बायोपेस्टिसाइड्स और बायो सिमुलेट्स में बहुत बड़ा काम करे वो लोग। अगेन वो भी कैपिटल डीलेवरेजिंग, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। 5,500 करोड़, 5,500 करोड़ का वो राइट इशू लाए थे। इवन एडवंटा का स्टेक सेल करे तो उनकी लायबिलिटी कम हो। एंड ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल पे बहुत काम कर रहे हैं, सो ओवरऑल स्लोली एंड ग्रेजुअली उस तरफ बढ़ रहे हैं। सो मार्केट कैप ये भी लार्ज कैप है। ओके, डेट रिडक्शन कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स क्योंकि इनके बड़े बड़े एरियाज जो है वो लेटिन अमेरिका एंड इन वहाँ है, तो वहाँ आई थिंक रिकवरी हो रही है, तो उनको डायरेक्टली फायदा हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रोकेमिकल। अगर हम लोग फार्मा की बात करें तो लॉरस लैब है, जो बहुत ही गिर गया था नीचे, अभी भी प्रॉब्लम में है, लेकिन थोड़ा आप सोच सकते हो एट अ लोअर लेवल्स, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग सीडीएमओ एंड कस्टमर सेंट्रिक्स पाइपलाइन है। ओके, आगे जाके वो नॉन एआरवी एपीआई में आगे बढ़ने वाले हैं। सो ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर एपीआई में उनका, जैसे ये और नहीं, बट रॉ मटेरियल सप्लाई करे फार्मा को। ओके, तो वहां वो देख रहे हैं कि 2.2 टाइम्स का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा, बहुत ही अच्छा ग्रोथ। फ्रेगमेंटेड एपीआई में भी वो स्केल अप करने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में। अगेन नॉन एआरवी एपीआई यानी ऑन्कोलॉजी, सॉरी, ग्रोइंग फिनिश डोसेज फॉर्मुलेशन बिजनेस में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ वो ईयू और यूरोप मार्केट में, यानी यूरोप मार्केट एंड यूएस मार्केट में वो आगे बढ़ रहे हैं। और
उनका अगर हम लोग कैपेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का नया कैपेक्स है। अगेन सीडीएमओ ऑन्कोलॉजी बायोटेक एपीआई में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका भी ईपीएस ग्रोथ प्रोजेक्ट 3 टाइम्स है इन नेक्स्ट 3 इयर्स। अगेन दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन नॉट अ रिकमेंडेशन। और सीडीएमओ 18% से ग्रो हो सकता है, तो इसमें वो बड़े प्लेयर तो डायरेक्टली इनको बेनिफिट आ सकता है। पेट्रोकेमिकल की बात करें तो उसमें सुप्रीम पेट्रोकेम बड़ा नाम है। वहाँ उनके जो ईबीएस पॉलीमर प्रोडक्शन है 140,000 MTPA का ऑलमोस्ट वो कैपेसिटी रखने वाला हाई मार्जिन इंजीनियरिंग प्लास्टिक मार्केट है। वो पॉलीस्टीन एंड एक्सपेंडेबल पॉलीस्टीन पे वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके जो प्लांट्स है नए हरियाणा, और वहाँ कंस्ट्रक्शन पैकेजिंग डिमांड है। और वहाँ वो लोग बेसिकली डेट फ्री एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। सो इन्वेस्टिंग 1,600 करोड़ एबीएस ए न्यू प्लांट टू इंटरनल एक्रूवल्स। तो यानी कहते हैं ना कि खुद की बेसिकली कैश जनरेट जो हुआ है उससे वो बाय करना चाहते हैं। और ओवरऑल एबीएस टेक्नोलॉजी बहुत हद तक वो यूज करना चाहिए जिससे लो पॉल्यूशन हो और हाई एफिशिएंसी हो। सो ये एक स्मॉल कैप है, ऑफ कोर्स ये एबीएस पॉलीमर जो अभी फेज 1 पे है, लेकिन आगे जाके ईपीएस और पी रेशियो में एक्सपेंशन आ सकता है। डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। लेकिन वही है कि आपको देखना पड़ेगा किस तरह से साइकिल मूव होती है, लेकिन अगर वो अपसाइड जाती है तो इसको डायरेक्टली फायदा हो सकता है। और फिफ्थ और लास्ट हम लोग स्टॉक की बात करें तो सबका फेवरेट है, वो है पीडीलाइट इंडस्ट्री, जो चला ही नहीं है, बिल्कुल ही चला नहीं है। डिसेंट रिटर्न यहाँ से दे सकते हैं क्योंकि स्टॉक गिरा हुआ है। तो उनके मेन जो ड्राइवर है वो ये रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डॉक्टर फिक्सिट एडिसिव फेविकॉल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्ट बेनिफिट होगा। रूरल पेनिट्रेशन में भी नो काफी हद तक ये सब ब्रांच एंटर हो चुके हैं, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन। और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ वो प्लान कर रहे हैं बाय नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ओके सो लेकिन सबसे बड़ी बात जो ऑयल गिरा है इसके वजह से इनके इनपुट कॉस्ट में डायरेक्ट फायदा हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है क्रूड ऑयल एट द एंड ऑफ द यूज होता है। और उनके भी काफी सारे एक्विजिशन प्लान में है। तो एक तो एरलडाइट, नीना, पेरमा एंड CIPY, वो वाटर प्रूफिंग एंड फ्लोरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड के, तो वहाँ वो बेसिकली एक्वायर करे, वो काफी एक्विजिशन कर रहे हैं। और ब्रांडिंग में भी वो काफी यूज कर रहे हैं। उनकी एड्स तो पता है वर्ल्ड फेमस है, वन ऑफ द बेस्ट एड्स इन मार्केटिंग इंडस्ट्री। और रूरल और सेमी अर्बन नेटवर्क में 5 लाख से ज्यादा आउटपुट आउटलेट है, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। और बेसिकली काफी सारे ट्रेनिंग लाइक कारपेटिंग ट्रेनिंग और डिजिटल इनिशिएटिव लेते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल। सो मार्केट कैप सबसे बड़ा है इसका 1,30,000, ऑफकोर्स लार्ज कैप है। और रॉ मटेरियल प्राइसिंग नीचे जा रही है, ऑफकोर्स फेविकॉल 70% मार्केट शेयर है। सो यहाँ से कह सकते हैं कि ठीक ठाक फायदा हो सकता है ओवरऑल। लेकिन ओवरऑल अगर मुझे भी आप बात करो तो केमिकल सेक्टर थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये स्टॉक सब कैसे परफॉर्म करे, किस तरह से आगे जा रहे हैं, और ओवरऑल केमिकल सेक्टर ऊपर आ रहा है कि नहीं। जब ये सब होता है तभी आपको ये सब स्टॉक सोचने चाहिए, नहीं तो शायद ये हो कि ये 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर शायद ज्यादा ही चले अगर चाइना की डंपिंग चालू रही तो। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए मैं आपके थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो पूछे गए थे, सो 1 मिनट। अदित सिन्हा 3605 बोल रहे हैं कि जियो श्योरली परफॉर्म का शेयर ऑफ जियो फाइनेंस विल डबल इन 18 months। यस, बड़े बड़े प्रोजेक्शंस है, बड़े बड़े प्लान्स है जियो फाइनेंस के। लेट्स सी किस तरह से आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रोस्पेक्ट हो, लेकिन वो ये थोड़ा रिस्की। अगर 3 से 5 साल या उससे ज्यादा का टेन्योर हो तभी आप जाके बाय कीजिए। विश्वजीत सरकार सर, एज ए बिगिनर ग्रासिंग दिस जियो फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी, बंधन, वीएलबी कैसे होगा प्लीज। इसमें से मुझे आई एम ओके विथ, आई एम नॉट ओके, चलो मैं नॉट ओके बोल देता हूँ। पीएनबी, बंधन बैंक और ओवरऑल ग्रासिम में भी इतना मैं बुलिश नहीं हूँ। रेस्ट इज ओके विश्वजीत। तो अगेन खुद का रिसर्च कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग, बट यस फॉर अदर्स टेक आई एम नॉट टू मच बुलिश। सर विल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिवाइव इन 2025? अभी इन्होंने नाम पता नहीं कौन से लैंग्वेज में लिखा है, बट आई थिंक धीरे धीरे रिकवर होगा।
स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवरी होगी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन डाउन होगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा, आई थिंक इन सब सेक्टर में भी आपको डायरेक्टली बेनिफिट दिखेगा। यस होगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। 2026 विल बी बेटर। DN दियो, वारपेट 5604, एक्सेलेंट एनालिसिस सर जी, थैंक यू। देन दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट। रवि यादव बोल रहे कि मेक ओनली 10 मिनट्स। ओके, आई विल ट्राई। 10 मिनट पूरा कंटेंट क्लियर नहीं होता है, तो थोड़ा 15-20 मिनट का हो जाता है। ओके, देन राजा दास 4804, प्लीज कमेंट ऑन वेदर टू बाय केम हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेटर स्टॉक फ्रॉम करंट लेवल। केम हीट एक्सचेंजर, 1 मिनट। केम हीट एक्सचेंजर, जस्ट अ मिनट गाइस, फिर मेरे हाथ में आना ही नहीं। एक काम करूंगा, मैं ये देख के आपको बता दूंगा। ओके, अभी अभी इसको पार्क ऑन करते हैं। सर तनला, ये हुईज लॉस और तनला में अभी बालाजी प्रभु एवरेज मत कीजिए। बेसिकली क्या है कि बहुत वॉलेटिलिटी, और मैं थोड़ा वेट कीजिए किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तभी आप इसे इन्वेस्ट कीजिएगा। बालाजी प्रभु अभी मत कीजिए। सर ग्रेट है, बट पूरा नॉलेज वीडियो चाहिए तो थोड़ा लंबा होना लाजमी है, स्पीड अप करके देख सकते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। आलोक जी, काइंडली सीमेंट सेक्टर पे कंपैरेटिव व्यू बनाओ। श्योर आलोक जी, मैं ऐसा होगा, कल कल शायद हम लोग सीमेंट सेक्टर ले लेंगे फॉर श्योर। ठीक है। पंकज सर प्लीज सजेशन BML, मेजागॉन, ड्रीम फॉक्स एंड केएनआर कंस्ट्रक्शन। आई थिंक पंकज जी आप हमारे मेंबर हो, तो कल ही मैंने इन सब क्वेश्चंस पे आंसर दे दिया जब हमारा मंडे का सेशन हुआ था। गाइस, अगर आप हमारे अभी भी मेंबर नहीं हो तो प्लीज जाके हमारे को देख सकते हैं, रिकमेंडेशन सर्विसेज अक्रॉस देयर, और भारी डिस्काउंट चल रहा है उसमें। इफ यू वांट यू कैन टेक इट फॉर श्योर। वेबसाइट में पूरी डिटेल्स दी गई है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी तरह के हम लोग रिकमेंडेशंस देते हैं। इवन म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, IPOs, ETF, सब कुछ इंक्लूडेड इन दैट। सो प्लीज गो एंड चेक। वेरी स्मॉल प्राइस होती है मार्केट के सामने, और ये इसलिए चार्ज की जाती है कि यू गेट अ राइट डायरेक्शन। ओके। प्रशांत सस्ते 914, इफ वीडियो इज लिटिल बिट लॉन्ग इट विल बी ओके, प्लीज ट्राई टू कवर ऑल पॉइंट्स। यस श्योर प्रशांत। S- Sninga Darya Kartavya 2374. Can you kindly share your view on Aisha Motor and Havels? Well, Aisha Motor and Havels, यार देखो, ये जब से इसकी बात आई है ना कि ग्रासिम एंटर हुआ है, और ऑनेस्टली आई एम नॉट, अल्ट्राटेक एंटर हुआ है ना जो वायर्स एंड केबल, तो आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन हेवल्स एक्चुअली। सभी वायर्स एंड केबल्स कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें इतना नहीं है। आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दैट, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर अंदर आता है ना, तब डिस्ट्रप्शन बड़ा लाता है। हमने ये टेलीकॉम में भी देखा है, सीमेंट में भी देखा है। ओके, काफी जगह पे हमने देखा है। तो उस चीज के वजह से ना आई बी रियली रियली केयरफुल ऑन दैट। इवन हमने पेंट इंडस्ट्री में भी देखा। सो नॉट हेवल्स, बट आयशा मोटर देखो, तो आयशा मोटर ने अभी अच्छा रिजल्ट भी दिया था, एंड मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आपके पास हो तो वेट कीजिए। आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर, एंड इट हैज परफॉर्म वेल, सो आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं रही। बाय द वे, ये सभी जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके कोई खुद का रिसर्च करना है और बाद में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक एंड करते हैं। सो डू शेयर इट एंड लाइक इट टू एवरीवन, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। ओके, सी यू देन, बाय बाय।